ऑफ मैट्रिसेस, टाइप ऑफ मैट्रिसेस मैट्रिक्स के प्रकार। अब मैट्रिक्स के बहुत सारे प्रकार होते हैं, तो सबसे पहला प्रकार हम लोग देखते हैं कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स किसको कहते हैं? तो कोई भी एक मैट्रिक्स है, जैसे A इक्वल टू एक मैट्रिक्स है AIJ M/N, ये इसका ऑर्डर हुआ, तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कब कहलाएगा? इसमें M और N, M मतलब रो की संख्या और N मतलब कॉलम की संख्या यहाँ पर बराबर नहीं होगा। यानी कहने का मतलब कोई भी मैट्रिक्स को हम लोग रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे कब? जब रो की संख्या और कॉलम की संख्या इसका बराबर नहीं होगा, तो इसको हम लोग रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे एग्जांपल में लेंगे, एग्जांपल में जैसे एक मैट्रिक्स ले लिए 2 4 3 -1 0 7। अब ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, देखते हैं 1 2, तो इसका 2 रो है और कॉलम 1 2 3। यहाँ पर देखिए रो और कॉलम की संख्या क्या है? अलग अलग है, मतलब ये कौन सा मैट्रिक्स है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इस प्रकार से बहुत सारे एग्जांपल देख सकते हैं। और कॉलम की संख्या कितना? 2, तो 2 है। यहाँ भी देखिए रो की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर नहीं है, यानी वैसे मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या और कॉलम की संख्या आपस में बराबर नहीं हो, तो उसको हम लोग रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। अब आते हैं दूसरा में कि रो में है एक मैट्रिक्स है मेरा AIJ, यानी एक मैट्रिक्स ले लिए इफ A इक्वल टू इतना, मतलब एक मैट्रिक्स है। अब इस मैट्रिक्स को हम लोग रो मैट्रिक्स कहेंगे कब? रो मैट्रिक्स होने के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए कि m का वैल्यू क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए ऑलवेज, यानी हमेशा के लिए। m मतलब रो की संख्या, यानी रो की संख्या यदि हम लोग का 1 हो गया और कॉलम की संख्या कुछ भी हो सकता है, अगर रो की संख्या 1 हो और कॉलम की संख्या अनेक हो, तो उसको हम लोग रो मैट्रिक्स कहेंगे। A इक्वल टू 5 6 7, एक मैट्रिक्स लिए, इसमें कितने रो हैं? 1, कॉलम कितने हैं? 1 2 3, ये क्या कहलाएंगे? रो मैट्रिक्स कहलाएगा। आप अगर कोई दूसरा एक ले लिए कि 7 -8, तो सदस्य ले लिए अंदर में, आप रो की संख्या यहाँ कितना है? 1 गुना कॉलम की संख्या कितना है? 1 2। यहाँ कॉलम की संख्या कुछ भी हो सकता है, लेकिन रो की संख्या हमेशा 1 होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो उसको हम लोग रो मैट्रिक्स कहते हैं। तो इस प्रकार के जितने भी मैट्रिक्स होंगे उसको हम लोग रो मैट्रिक्स कहते हैं। तो कॉलम मैट्रिक्स किसको कहते हैं? ये हुआ कॉलम मैट्रिक्स। तो कोई भी एक मैट्रिक्स ले लिए, इफ A इक्वल टू एक मैट्रिक्स है AIJ M/N। अब यहाँ M मतलब रो की संख्या, N मतलब कॉलम की संख्या, I मतलब 1 से जाएगा M तक और J मतलब 1 से जाएगा N तक। तो हम लोग कॉलम मैट्रिक्स कब कहेंगे? तो ये मेरा रो है और ये मेरा कॉलम है, तो यहाँ पर N का वैल्यू क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए ऑलवेज, यानी हमेशा के लिए। अगर यहाँ कॉलम की संख्या यदि 1 हो गया तो उसको हम लोग कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। इसे एग्जांपल में ले लिए कि एक A इक्वल टू 5 6 7। अब यहाँ पर ध्यान देते हैं रो की संख्या 1 2 3 गुना, अब कॉलम की संख्या 1, यहाँ कॉलम की संख्या कितना है? 1 है। अब दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, एक मैट्रिक्स यहाँ भी तैयार किए। अब इसमें क्या करते हैं कि रो की संख्या 1 2 3 4 गुना कॉलम कितना है? 1 है, यानी जिसमें कॉलम की संख्या 1 हो रहा है उसको हम लोग क्या कह रहे हैं? कॉलम मैट्रिक्स कह रहे हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, जैसे A इक्वल टू एक मैट्रिक्स लिए 7 -2। अब इसमें 1 2 दो रो है और कॉलम की संख्या कितना है? 1 है। इससे क्या पता चल रहा है कि कॉलम मैट्रिक्स उसी को कहेंगे जिसमें कॉलम की संख्या हमेशा 1 हो और रो की संख्या कुछ भी हो सकता है, अनेक हो सकता है। आते हैं जीरो, नल या वॉइड मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स कहें, चाहे नल मैट्रिक्स कहें, चाहे वॉइड मैट्रिक्स कहें। यानी यदि हम लोग एक मैट्रिक्स ले लिए, इफ एक मैट्रिक्स है AM/N और I का वैल्यू 1 2 3 करके कहां तक जाता है? दिखाएगा किसको? कॉलम को दिखाता है।
अब यहाँ पर रो की संख्या और कॉलम की संख्या में कोई फिक्स नहीं है। यहाँ 4l aij इक्वल टू 0, मतलब यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स होंगे सभी एलिमेंट्स क्या हो जाना चाहिए, 0 होना चाहिए। aij का मतलब क्या बताया गया था, एलिमेंट्स, या उसी को मेंबर कहते हैं। तो सभी मेंबर यदि 0 हो गए तो उसको हम लोग नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स या वॉइड मैट्रिक्स कहेंगे। जितना भी सदस्य दिखेगा वे सभी सदस्य क्या होंगे, 0 होंगे। अगर सभी सदस्य 0 हो गए तो उसको हम लोग कहेंगे जीरो मैट्रिक्स। तो ये आईजे का मतलब एलिमेंट्स यानी उसी को सदस्य कहते हैं, उसको हम लोग 0 कहेंगे। ओ या इसी को हम लोग 0 भी कह सकते हैं। हम लोग इसको हमेशा किससे डिनोट करेंगे, 0 से, चाहे इसको हम लोग क्या कहेंगे, ओ भी कह सकते हैं। एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे एक मैट्रिक्स ले लिए 0 0 0 0 0 0, ये एक मैट्रिक्स हो गया। अब इस मैट्रिक्स में अगर इसका ऑर्डर लिखना चाहेंगे तो कितना होगा, 1 2 रो है, 1 2 3 कॉलम है। लेकिन ये कौन सा मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स है। इसको हम लोग किससे डिनोट कर सकते हैं, और से डिनोट कर सकते हैं। अब दूसरा एग्जांपल ले लिए कि रो है, 1 2 और 2 गो कॉलम है, तो इसको हम लोग किससे डिनोट कर सकते हैं, और से, चाहे इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 0। तो इससे क्या पता चल रहा है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सभी सदस्य क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो उसको हम लोग जीरो मैट्रिक्स या तो नल मैट्रिक्स कहते हैं। अब स्क्वायर मैट्रिक्स किसको कहेंगे, जैसे हम ले लिए एक मैट्रिक्स इफ, इसी को हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। मतलब इसी को हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे कब, कि यदि m का वैल्यू और n का वैल्यू आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। मतलब रो की संख्या और कॉलम की संख्या यदि बराबर हो गया तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। A इक्वल टू एक मैट्रिक्स है 5 6 7 -1 2 3 0 1 5। अब इसका यदि हम लोग ऑर्डर लिखेंगे तो 1 2 3, यानी इसका 3 रो है, 1 2 3 यानी इसका 3 कॉलम्स, यानी रो की संख्या और कॉलम की संख्या यहाँ क्या दिख रहा है, बराबर। मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या और कॉलम की संख्या आपस में बराबर हो उसको हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स। 1 -1 ये एक मैट्रिक्स है। अब इसमें रो गिनते हैं, 1 2 3 4, 4 रो हुआ। अब कॉलम गिनते हैं, 1 2 3 4, यहाँ पर कितने कॉलम है, 4 कॉलम है। मतलब 0 0 1, इसमें भी 3 गो रो है, 3 गो कॉलम है, 1 2 3, 3 रो 1 2 3, 3 गो कॉलम हुआ। ये भी मेरा 3/3 का होगा। ये सब जितना है देख लेते हैं कि इसमें जितना उदाहरण दिए हैं सब में रो की संख्या और कॉलम की संख्या आपस में बराबर दिख रहा है, जिसके कारण ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का परिभाषा क्लियर हो गया कि कोई भी मैट्रिक्स दिया हुआ रहेगा उसमें यदि m और n मतलब रो की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर हो गया तो उसको हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। अब स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद क्या होता है कि अगर इसको पूरी तरह से क्लियर करते हैं तो हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद बहुत सारे टाइप का मैट्रिक्स क्रिएट हो जाएगा। तो यानी सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स को क्लियर करना है। डायगोनल मैट्रिक्स, तो डायगोनल मैट्रिक्स किसको कहेंगे, तो डायगोनल होने के लिए सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा। तो हम ले लिए, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स जब तक नहीं होगा तब तक ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं हो सकता, यानी पहले स्क्वायर बाद में डायगोनल। तो इसमें क्या होगा कि डायगोनल एलिमेंट्स आई का जो वैल्यू होगा वो सब क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0, एलिमेंट्स आर नॉन जीरो आर 0। यानी ये कहना क्या चाह रहा है कि डायगोनल एलिमेंट्स के जितने एलिमेंट होंगे वे 0 नहीं होंगे, लेकिन उसके अलावा जितना भी एलिमेंट होगा सब क्या होगा, 0 होगा। उसको हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। आई कहने का मतलब रो की संख्या और कॉलम की संख्या जिसमें बराबर है उसी को केवल लिखना है। तो इसका एग्जांपल देखते हैं। अब ये 0 0 -1। अब यहाँ पर ध्यान देते हैं, इस कितना बाई कितना का है, 3/3, यानी सबसे पहले तो हमारा क्या हुआ, स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ। अब स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ तो इसका जो मेन डायगोनल एलिमेंट है, अब ये मेन डायगोनल एलिमेंट ये है, ये मेन डायगोनल एलिमेंट, इसको हम लोग मेन डायगोनल कहते हैं। इसको हम लोग मेन डायगोनल, तो मेन डायगोनल एलिमेंट सब क्या होगा, नॉन जीरो होगा। देखिए यहाँ जीरो नहीं है,
उसके अलावा एंड अदर ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, यानी मेन डायगोनल्स के अलावा बाद बाकी जितना भी एलिमेंट्स दिख रहा है वो सब क्या है, जीरो है। तो इस प्रकार से इसको हम लोग क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। अगर इसको दिखाना चाहेंगे संकेत के रूप में तो डी आई जे लिखना होगा, और डायगोनल में किसको लिखना है, ए आई आई। ए आई आई कहने मतलब रो की संख्या और कॉलम की संख्या कहने मतलब बराबर वाला। जैसे इसका एड्रेस लिखेंगे तो ये 2 का एड्रेस क्या लिखाएगा, ये 1 1 लिखाएगा, पहला रो पहला कॉलम। अब इसका यदि हम एड्रेस लिखना चाहेंगे तो क्या लिखाएगा, ये 2 2 दूसरा कॉलम और दूसरा रो। अब यहाँ पर देखेंगे तो इसका क्या होगा, ये 3 3 होगा। देखिए 1 2 3 तीसरा रो में, और 1 2 3 तीसरा कॉलम में। इसका मतलब क्या लिखे हैं, आई 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 आई, यही ने लिखाया हुआ है डायगोनल ए आई आई, मतलब डायगोनल के जितने एलिमेंट है उसको लिख रहा है 2 7 माइनस 8। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स 0 माइनस 1। ये भी 2/2 स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसको भी क्या लिख सकते हैं आप, डी आई जे। अब यहाँ 7 माइनस 1। अब नेक्स्ट यहाँ भी देखते हैं मेन डायगोनल में जो एलिमेंट दिख रहा है वो क्या है, सब नॉन जीरो है और बाद बाकी सब जीरो है। इसका मतलब ये भी मेरा क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है। मतलब ये लिखाएगा 7 7 7 इस टाइप का लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर क्लियर करके दिखा हुआ था। तो स्केलर मैट्रिक्स होने के पहले क्या होना पड़ेगा, डायगोनल मैट्रिक्स होना पड़ेगा। तो एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स, तब ये भी सीखे कि डायगोनल मतलब मेन डायगोनल का एलिमेंट सब नॉन जीरो होगा, अदरवाइज जीरो होगा। तो यानी डायगोनल मैट्रिक्स को ही हम लोग स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे यदि सभी डायगोनल यानी ऑल डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो जाना चाहिए, सेम हो जाना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो उसको हम लोग स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे एग्जांपल में ले लेते हैं जो 0 7, तो ये क्या है 3/3 का यानी स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ। अब यहाँ पर क्या है कि मेन डायगोनल एलिमेंट सब जीरो नहीं है, मतलब डायगोनल मैट्रिक्स है। अब डायगोनल मैट्रिक्स के डायगोनल के सभी एलिमेंट एक जैसा है, जैसे 7 7 7 7 है, इसको हम लोग स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे दूसरे का है 3/3 का, यहाँ पर भी जो मेन डायगोनल एलिमेंट है नॉन जीरो है, मतलब डायगोनल मैट्रिक्स तो है ही। अब स्केलर है कि नहीं, तो सभी एलिमेंट समान है, इसका मतलब ये क्या है, स्केलर मैट्रिक्स है। मेन डायगोनल के सभी एलिमेंट को चेक करिए तो यानी नॉन जीरो है। अब साथ में क्या है कि मेन डायगोनल एलिमेंट के सभी सदस्य एक दूसरे पर समान है, मतलब एक जैसा है, इसका मतलब ये भी मेरा क्या है, स्केलर मैट्रिक्स है। इस प्रकार से हम लोग डायगोनल होगा तो ही स्केलर हो सकता है, या नहीं डायगोनल होगा फिर उसके बाद क्या चेक करना है, स्केलर चेक करना है। यानी इससे क्या पता चल रहा है कि सभी स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल हो सकते हैं, लेकिन सभी डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर नहीं। मैट्रिक्स ए स्केलर मैट्रिक्स इज कॉल्ड यूनिट मैट्रिक्स इफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर 1, मतलब जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स होंगे सब एक होना चाहिए, मतलब 1 होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो उसको हम लोग जो स्केलर था वो क्या बन जाएगा, यूनिट मैट्रिक्स बन जाएगा। मैथ में इसका डेफिनेशन मैथमेटिक्स, आप एक मैट्रिक्स है ए आई जे एलिमेंट है, तो ए आई जे जीरो होगा कब, जब आई और जे बराबर नहीं होगा उस समय, मतलब रो की संख्या कॉलम की संख्या बराबर नहीं होगा उस समय जीरो सदस्य होंगे। और आई और जे मतलब रो और कॉलम जिसमें बराबर होगा उसका सदस्य उस समय क्या लिखाएगा, एक लिखाएगा। इसका मतलब डायगोनल के एलिमेंट सब 1 होंगे और बाद बाकी सब जीरो होंगे। जैसे एग्जांपल बाई आई एन बाई एन कहेंगे, या इसी को आई एन भी लिख सकते हैं। मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी यूनिट मैट्रिक्स को ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहा जाता है। इसका संकेत इस टाइप का होगा। आप एग्जांपल ले 0 0 1, ये कितना बाई कितना का हुआ, 3/3 का। आप देखिए मेन डायगोनल के एलिमेंट सभी एक जैसे हैं और वो भी एक है। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, I3 भी कह सकते हैं, या तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, I3/3 भी लिख सकते हैं। इसको हम लोग यूनिट मैट्रिक्स कहेंगे। आप आते हैं फिर I2 लिखेंगे, इसका मतलब 2 बाई है, 1 है, ये कितना बाई कितना का बना, 2/2 का बना। इस प्रकार से हम लोग कोई दूसरा लिख सकते हैं I4, यानी मेन डायगोनल एलिमेंट्स यदि 1 हो गए यानी सभी सदस्य 1 हो गया तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, यूनिट मैट्रिक्स कहेंगे। मेन डायगोनल के नीचे का जितना एलिमेंट है सब क्या हो जाना चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो उसको हम लोग अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। अब उसको मैथमेटिक्स में अगर लिखना चाहेंगे तो इस टाइप का लिखा है, A इक्वल टू एक मैट्रिक्स है, रो भी कैसा मैट्रिक्स होना चाहिए, पहले स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, मतलब n बाई n रो की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर है। अब ये जो एलिमेंट है ए आई जे वो जीरो नहीं होगा कब,
जब i का वैल्यू j से छोटा होगा या तो बराबर होगा, यानी 8। चलिए आप एग्जांपल पर देखते हैं इसका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का। तो मैथ का ये जो डेफिनेशन लिखे हैं उसमें देखेंगे कि यहाँ पर कैसे चेक करते हैं, तो आप उसको भी यहाँ पर एग्जांपल में क्लियर करेंगे। एग्जांपल ले लिए, जैसे एक मैट्रिक्स है A इक्वल टू 5G 5 2 -1 0 -7 7 0 2 1, एक मैट्रिक्स दी, मतलब यहाँ भी 0 होगा। अब ये कितना है 3/3 का, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए था, स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ। अब ये जो मेन डायगोनल एलिमेंट है, ये मेन डायगोनल एलिमेंट के नीचे, नीचे मतलब क्या हुआ बिलो, यानी इसके नीचे जितना भी सदस्य, यानी बिलो लिखा हुआ है कि बिलो सभी एलिमेंट क्या होना चाहिए, बोल रहा है 0 होना चाहिए, तो 0 हो गया। इसको हम लोग क्या कहेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और अगर मैथ के रूप में देखना चाहेंगे तो यहाँ भी काम करेगा। जैसे इसका यदि हम एड्रेस लिखेंगे तो क्या लिखाएगा, ए पहला रो में है और दूसरा कॉलम है, मतलब यहाँ i और j, तो 1 और 2 में चेक करेंगे तो 2 क्या है, बड़ा है। यहाँ क्या लिखे हैं, i और j में j बड़ा हो गया और i छोटा हो गया, उस समय 0 नहीं होगा। तो जैसे ये दो जो आंसर है यहाँ एलिमेंट है वो 0 नहीं है। उसी प्रकार से अगर हम इसका चेक करके देखेंगे तो ये क्या लिखाएगा, a 1 2 3 तीसरा रो में है और पहला कॉलम में है, तो यानी 3 और 1 में तुलना करेंगे तो 3 क्या है, 1 से बड़ा है, मतलब i का वैल्यू j से बड़ा है, उस समय क्या लिखाएगा, 0 लिखाएगा। तो इस प्रकार से मेन डायगोनल के नीचे यदि सभी 0 हो गया तो उसको हम लोग कहेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब अगला एग्जांपल, अब ये भी अपर ट्रायंगुलर कहलाएगा, क्योंकि ये मेन डायगोनल में एलिमेंट है। अब मेन डायगोनल है मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स 2/2 का है। अब उसके नीचे जितना भी सदस्य है सब क्या है, 0 है, मतलब ये भी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। अब आते हैं दूसरे एग्जांपल में, तो 0 1 5 0 0 0 -1। आप यहाँ चेक करते हैं ये 4/4 का हो गया, यानी 4/4 एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। आप मेन डायगोनल एलिमेंट को यहाँ पर बॉक्स बना रहे हैं। अब इसके नीचे जितना भी, यानी नीचे जितना दिख रहा है ये सब क्या है, 0 है। इसका मतलब क्लियर है कि ये भी मेरा क्या है, पर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसको कहेंगे, ए स्क्वायर मैट्रिक्स Aij n by n is called an upper triangular matrix if all elements above, यानी above मतलब ऊपर वाला सब, are the main diagonal are 0। मतलब एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, उस स्क्वायर मैट्रिक्स में एक मेन डायगोनल होगा, उस मेन डायगोनल के ऊपर तरफ का सभी सदस्य क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो उसको हम लोग कहेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब जैसे मैथमेटिकल डेफिनेशन इसका लिखेंगे तो कैसा लिखाएगा, यहाँ पर यदि i का वैल्यू j से छोटा होगा उस वक्त सभी सदस्य 0 होंगे, और i का वैल्यू j से बड़ा होगा या तो बराबर होगा उस समय नॉट इक्वल टू 0 होंगे। तो एग्जांपल में इसको क्लियर कर, 8 1 6 एक मैट्रिक्स है और ये कैसा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स 3/3 का है। अब यहाँ देखते हैं कि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है कि इसका मेन डायगोनल एलिमेंट्स ये सब होंगे। अब इसके एबव इधर यदि जा रहे हैं तो इसका एबव यानी ऊपर तरफ का सभी सदस्य क्या है, 0 है। तो डेफिनेशन क्या कहता है कि एबव द मेन डायगोनल आर 0, यानी मेन डायगोनल के ऊपर तरफ का सभी सदस्य यदि 0 हो जा रहा है तो उसको हम लोग कहेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब यहाँ पर मैथमेटिकल डेफिनेशन जो लिखे हैं उसका अब यहाँ पर क्लियर करते हैं। जैसे इसको हम लोग यदि एड्रेस में लिखेंगे तो क्या लिखाएगा, ये ए करते हैं इसका, तो आप देखते हैं कि ए 1 2 3 यानी 1 में स्थित है, 1 2 3 में स्थित है। यहाँ पर एक क्या है, 3 से छोटा है, मतलब i j से छोटा है, तो i j से छोटा होगा उस समय 0 होगा ही होगा, ये क्लियर है। ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन मेन डायगोनल के ऊपर का जितना भी सदस्य है उसको 0 होना एकदम नेसेसरी है, तो उसको हम लोग कहेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब दूसरा एग्जांपल 0, ये क्या हुआ 2/2 का एक मैट्रिक्स है। अब मेन डायगोनल एलिमेंट्स है, अब इसके ऊपर जितना भी है सब मेरा क्या है, 0 है, उसको हम लोग कहेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो फिर एक मैट्रिक्स ले लिए 0 0 8, अब ये 4/4 का मैट्रिक्स है। अब मेन डायगोनल एलिमेंट ये वाला,
अब मेन डायगोनल एलिमेंट के ऊपर तरफ जितना भी दिख रहा है वो, यानी मेन डायगोनल के ऊपर तरफ सब मेरा क्या है, 0 है। अब इसके पीछे तरफ 0 कुछ कुछ हो भी सकते हैं, कुछ नहीं भी हो सकते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, कंपेरेबल मैट्रिक्स। तो कंपेरेबल मैट्रिक्स किसको कहेंगे कि टू मैट्रिक्स यानी कम से कम 2 मैट्रिक्स होंगे आर सेड टू बी कंपेरेबल इफ दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर, मतलब ऐसे 2 या 2 से अधिक मैट्रिक्स जिसमें सभी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाना चाहिए, सेम हो जाना चाहिए। अगर ऐसे हुए तो उसको हम लोग कंपेरेबल मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे एग्जांपल में एक मैट्रिक्स है 5 6 0 2 1 -1। अब इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर कितना है, 1 2, अब कॉलम 1 2 3 2/3, ये भी कितना है 2/3। यहाँ लिखाएगा ए मैट्रिक्स, ये कंपेरेबल मैट्रिक्स है, मतलब दोनों मैट्रिक्स का यहाँ पर ऑर्डर क्या है, समान है, इसीलिए ये क्या कहेंगे, कंपेरेबल मैट्रिक्स। मतलब ऐसे मैट्रिक्स जिसके ऑर्डर समान हो उसको कंपेरेबल मैट्रिक्स कहते हैं। अब दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं 3/3 का, यानी ये भी कंपेरेबल, ए एंड बी आर कंपेरेबल मैट्रिक्स, ये भी मेरा कंपेरेबल मैट्रिक्स है। मतलब जिस वैसे मैट्रिक्स 2 या 2 से अधिक भी ले सकते हैं आप, वैसे मैट्रिक्स जिसमें ऑर्डर क्या हो जाना चाहिए, समान हो जाना चाहिए, उसको हम लोग कंपेरेबल मैट्रिक्स कहते हैं। टू मैट्रिक्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल, यानी ए इक्वल टू बी इफ दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर, मतलब दोनों का ऑर्डर क्या हो जाना चाहिए, समान हो जाना चाहिए। और उसके बाद देयर कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, यानी कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सब भी आपस में क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो वे दोनों मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स कहलाएंगे। जैसे एग्जांपल में ले लिए, जैसे एक मैट्रिक्स है ए 1 2 3 5 6 1, अब इसका ऑर्डर लिखेंगे तो 2/2 लिखाएगा। अब यहाँ पर एक मैट्रिक्स ले लिए बी, अब ये क्या हो 1 2 3 5 6 1, ये भी कितना है 2/2। अब यहाँ पर देखिए ए और बी दोनों का ऑर्डर समान है। अब यहाँ पर कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट, कोरेस्पॉन्डिंग मतलब ये A11, ये भी A11, मतलब दोनों समान है। A12 ये भी A12, अब ये 13 तो ये भी A13, मतलब पहला रो तीसरा कॉलम में स्थित है, कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब आपस में बराबर दिख रहा है। अब ये 5 कहने मतलब दूसरा रो का पहला कॉलम, तो दूसरा रो का पहला कॉलम का सदस्य भी यहाँ 5 है। अब यहाँ दूसरा रो का दूसरा कॉलम में 6 है, तो यहाँ भी 6 है। अब यहाँ दूसरा रो का तीसरा कॉलम, दूसरा रो का तीसरा कॉलम में जो 1 है, यहाँ भी 1 ही है। इस प्रकार से क्या है, कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी आपस में बराबर है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इक्वल मैट्रिक्स कहेंगे। मतलब ए और बी यहाँ पर क्या है, बराबर है। इस प्रकार से इक्वल मैट्रिक्स किसको कहते हैं, ये चेक करने का तरीका क्या हुआ कि उसका कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब आपस में क्या हो जाना चाहिए, इक्वल हो जाना चाहिए। अगर ऐसा, अब इक्वल टू यहाँ पर y 1 2 4, अब यहाँ क्वेश्चन बोल देगा फाइंड x एंड y, ये मेरा क्वेश्चन हो गया। अब ये दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या है, बराबर है। तो दोनों मैट्रिक्स यदि बराबर है तो इसका नियम हम लोग सीख चुके हैं कि इसका ऑर्डर भी 2/2 का है, इसका भी ऑर्डर 2/2। अब इक्वल मैट्रिक्स का डेफिनेशन में क्या सीखे थे कि कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या है, इक्वल होगा। यानी इसको क्या करेंगे आप, इक्वेटिंग कर देंगे। इक्वेटिंग करेंगे तो आंसर निकल जाएगा। इक्वेटिंग करेंगे तो यानी ये क्या हुआ, पहला रो का पहला एलिमेंट, पहला रो का पहला कॉलम का एलिमेंट, ये भी पहला रो का पहला कॉलम का एलिमेंट आपस में क्या होगा, बराबर होगा। इसका मतलब 3 = y, यानी y का वैल्यू यहाँ पर निकल गया। अब उसके बाद यहाँ x निकालना है, तो x मतलब क्या हुआ, दूसरा रो का पहला कॉलम, तो यानी x। अब यहाँ पर भी दूसरा रो का पहला कॉलम में कौन है, तो x बराबर क्या हो गया, 2 हो गया। इस प्रकार से इक्वल मैट्रिक्स यदि रहेगा तो इक्वेटिंग करके आंसर निकाला जा सकता है। जैसे ये 4 = 4 1 = 1, तो उससे मतलब नहीं है, जो यहाँ पर चर संख्या था उसको इक्वेटिंग कर दिए, तुरंत मेरा आंसर निकल गया। इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, इक्वल मैट्रिक्स में अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो उसमें x और y का मान
चाहे ए बी सी डी कुछ भी कहेगा तो उसका मान हम लोग इक्वेटिंग करके निकाल सकते हैं। यहाँ पर क्या है कि x और y का मान ज्ञात करना है। तो आप यहाँ चेक, तो 5 के साथ बराबर है -1 के साथ बराबर है, मतलब ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट बराबर होगा। इसको हम लोग इक्वेटिंग करेंगे तो क्या निकलेगा, x + y = 1 एंड दूसरा क्या निकलेगा कि ये 7 बराबर x - y, यानी x - y बराबर क्या निकलेगा 7। तो इसको मान दिए समीकरण 1 और इसको मान दिए समीकरण 2। अब क्या करना है कि समीकरण 1 और 2 को 10 क्लास की विधि में कोई भी एक विधि अप्लाई कर देना है और आंसर लाना है। तो अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को दोनों को हम क्या कर दिए, जोड़ दिए। तो y कट गया तो बचा कितना, x और x, तो कितना आ गया 2x। अब राइट साइड में 1 और 7 जोड़ेंगे तो 8, यहाँ पर कटेगा 2 चौके, तो इसीलिए x का वैल्यू कितना निकला 4 निकल गया। तो एक आंसर हो गया। अब उसी प्रकार से आप ये x का वैल्यू समीकरण 1 में चाहे समीकरण 2 में जाके x का वैल्यू 4 पुट कर देंगे तो आंसर निकल जाएगा। तो समीकरण 2 से अब वहां पर जाके पुट करते हैं, तो ये समीकरण 2 में जाके x के जगह पर 4 पुट कर देंगे। -y बराबर 7 - 4 यानी -y बराबर 3, इसलिए y बराबर कितना आया -3। इस प्रकार से हम लोग x और y का मान निकाल सकते हैं।